अगर आपकी उम्र 15 से लेके 40 है तो यकीन मानो ये वीडियो आपके लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस में से एक होगी। मैंने देखा है इंडिया में हर चीज की नॉलेज रखते हैं लोग, हर फील्ड की नॉलेज भले ही सबके पास रहती है, लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज बहुत कम है लोगों के पास। और जो लोग फाइनेंशियल नॉलेज देते हैं वो भी सिर्फ कोर्स बेचकर देते हैं हजारों रुपए का, या कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे होते हैं। लेकिन आज आप प्योर नॉलेज गेन करोगे और ये जो जानकारी जो आप इस वीडियो में जानोगे वो आपकी लाइफ बदल सकती है। अगर ये नॉलेज आपको हो तो आप बाकियों से आगे तो निकल ही जाओगे। पूरे वीडियो का ड्रामेटिक सा एक हिंट देता हूं मैं आपको। आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मैं फिर से दोहराता हूं, आइंस्टाइन ने कहा था कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। देखो, लाइफ को जूम आउट करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। हम में से हर कोई पैसा कमाता है, राइट? कोई स्टूडेंट है जो कि अभी पढ़ रहा है, आगे जाके कमाएगा, और कई लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कमा रहे हैं। अब आपके पास जो भी पैसा आ रहा है, मान लो 100 रुपए आए, 1000 रुपए आए, या 10,000 रुपए आए, लाख आए या करोड़ आए, पैसे को ठीक से रखना एक कला होता है, एक आर्ट होता है। पैसा कमाना बड़ी बात नहीं होती है, पैसे को ठीक से रखना वो बड़ी बात होती है, और पैसे को ग्रो करना बड़ी बात होती है। और चिंता मत करो, मुझे पता है आप जितने भी फाइनेंशियल वीडियो देखते होंगे ज्यादातर में गिमिकी नॉलेज होती है कि ये कॉइन खरीद लो, वो खरीद लो, वो सब नहीं, बल्कि ऑथेंटिक नॉलेज होनी चाहिए सबको, बिना किसी गिमिकी चीज के। एक्चुअल ट्रू टू दी बेस नॉलेज। तो जो भी पैसा इंसान कमाता है उसको रखने के कितने तरीके होते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक इंसान ने 10 लाख रुपए कमाया। पहला तरीका है कैश, राइट? 10 लाख कमाया, उसको घर में रख लो, कैश। दूसरा तरीका जो कि हमारे भारत के मेजोरिटी लोग करते हैं वो है बैंक्स। बैंक्स में एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, यानी बैंक्स को पैसा देना, क्योंकि भारत में आज तक किसी सरकार ने बैंक को डूबने नहीं दिया है। मतलब बैंक डूबा है लेकिन उसका रिकवरी करके, उसको मर्ज करके, कुछ ना कुछ करके बचा लिया है। तो बैंक में पैसा रखना ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा है गोल्ड, यानी सोना। पैसे आए, 10 लाख आए और आपने उसे सोने के रूप में खरीद लिया। सोने को करेंसी ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। मतलब इस दुनिया में क्या कुछ नहीं डूब जाए, मान लो कि हर सेक्टर डूब जाए, सरकार गिर जाए, रियल एस्टेट गिर जाए, स्टॉक मार्केट गिर जाए, आफत आ जाए, प्रलय आ जाए, लेकिन सोना का वैल्यू तब भी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सोना हजारों सालों से यूज किया जाते आ रहा है और सोना धरती पे बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। हाँ, जब तक कि कोई एस्ट्रॉयड को जाके माइनिंग न कर ले, हटा, वो दूसरा बात है। चौथा रूप है पैसे रखने का, रियल एस्टेट। 10 लाख आए, उसका आपने कोई फ्लैट खरीद लिया। 10 लाख में तो बाथरूम के बराबर भी फ्लैट नहीं मिलेगा वैसे, लेकिन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपने पैसे को घर के रूप में बदल दिया। इसके बाद जो तरीका है पैसे रखने का वो है स्टॉक मार्केट। और आप कितना भी जाके हिस्टोरिकल एनालिसिस कर लो, आपको ये पता चलेगा कि इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है किसी के भी लिए। कि इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने से, देश के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से सबसे ज्यादा पैसा बना है आज तक। और आपको जैसा पता होगा कि मैं हर कुछ को एकदम सिंपली समझाता हूँ बिना किसी कंफ्यूजन के। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि साल 2000 चल रहा है, ठीक है, आज से 24 साल पहले, और किसी के पास 10 लाख रुपए है उस टाइम इन्वेस्ट करने को, और उस इंसान ने कैश रख लिया अपने बेड के नीचे। मे बी काली कमाई होगी, मे बी। तो आज 2024 में उस कैश की वैल्यू 10 लाख की 10 लाख ही रहेगी। कॉमन सेंस, राइट? अब बात करते हैं बैंक एफडी। तो एवरेज बैंक रेट को ले लें तो अगर 24 साल तक वही पैसे बैंक में रखे रहते हैं और ठीक आज के दिन वो बैंक जाता और पूछता मेरे 24 साल पहले के 10 लाख रुपए का वैल्यू आज कितना है, तो बैंक वाला कहता सर आपका है 40 लाख। हाँ, 40 लाख, जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हो। इसके बाद आता है रियल एस्टेट। देखो, रियल एस्टेट जो है ना, यानी प्रॉपर्टी इन्वेस्टिंग, वो बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि वो लोकेशन पे डिपेंड करता है। गाँव में ऐसे कई लैंड है जिनका उतना रेट नहीं बढ़ा है, बहुत नॉमिनल बढ़ा है, और अगर वही दिल्ली, मुंबई या फिर कोई मेट्रो सिटी में कोई लैंड लिया हो 24 साल पहले, तो आज वो 100, 200, 250 गुना तक बढ़ गया है। तो हम लोग एक्सेप्शनल केस को हटा देते हैं। एक्सेप्शनल देखेंगे तो थोड़ी होगा, हमें एवरेज देखना होगा। तो रियल एस्टेट की बात करूं तो एवरेजली किसी ने साल 2000 में 10 लाख रुपए लगाए होते हैं तो आज 60 लाख रुपए बन गए होते हैं, क्योंकि ओवरऑल रियल एस्टेट इकोनॉमी इतना बड़ा है। अब बात करते हैं सोने की। सोना करीब 1 करोड़ का हो गया होता, क्योंकि सोना का जो वैल्यू है वो अक्सर बढ़ते रहता है चाहे दुनिया में कुछ भी हो जाए, और सोना का रेट ज्यादा देर तक रुका हुआ नहीं रहता है, ऊपर ही भागता है। लेकिन अगर वही भारत के इंडेक्स यानी निफ्टी 50 में किसी ने इन्वेस्ट किया होता तो वही 10 लाख 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा बन गए होते। यानी यहाँ पर पैसे लगभग 18 गुना मल्टीप्लाई हो गए हैं 24 सालों में। अब ये जो चीज है ये बहुत ही अजीब
अजीब सी चीज है। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक आम इंसान अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है और वो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी को देखता है, यानी मान लो आज किसी ने इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया और 6 महीने बाद मार्केट थोड़ा डाउन हो गया, तो फिर लोगों को ये लगने लगता है कि अरे ये मेरा मेहनत का कमाया हुआ पैसा जा रहा है, डाउन हो गया, इससे अच्छा तो बैंक एफडी था। लेकिन बात यह है कि अगर वेल्थ बिल्ड करना है तो इंसान को शॉर्ट टर्म के बदले लॉन्ग टर्म सोचना होगा। ये सोचना होगा कि 20 साल बाद क्या होगा। असल में नैरो फोकस, छोटा दिन का फोकस अगर कोई इंसान लेके चले तो वेल्थ ठीक से नहीं ग्रो हो पाता। आप ये मत भूलना कि लास्ट 24 सालों में 2 बार मार्केट क्रैश भी आ चुका है। साल 2008 इस मॉडर्न टाइम का सबसे भयंकर मार्केट क्रैश था और दूसरा क्रैश था कोरोना पीरियड। कोरोना में भी मार्केट क्रैश हुआ था। तो ये 2 क्रैश को इंक्लूड करके इतना पैसा बढ़ा है। अभी तो सबसे मैजिकल बात मैंने आपको बताया ही नहीं है। ये जो रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने, ये भारत की टॉप कंपनीज के रिटर्न है, यानी जो बड़ी कंपनीज होती है, जिसके बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, उसने ये रिटर्न दिया है। लेकिन आप ये मत भूलना, भारत सिर्फ बड़ी कंपनियों से नहीं चलता है, हजारों छोटी कंपनीज भी भारत को पावर दे रही है। अब आप ये बताओ कि एक 22 साल के लड़के का हाइट ज्यादा बढ़ेगा या फिर छोटा सा 5 साल का लड़का का हाइट ज्यादा बढ़ेगा? किसका हाइट बढ़ेगा? बच्चे का, राइट? वैसे ही जो स्मॉल कंपनीज होती है इंडिया में, उसका अगर हिस्टोरिकल डेटा देखे हम तो वो भी एक्सेप्शनल है। और हम लोग साल 2000 से लेके 2024 तक कंपेयर किए थे, 24 साल का लार्ज के मामले में। तो क्योंकि स्मॉल का डेटा 2004 से अवेलेबल है, तो हम लोग ठीक एकदम एग्जैक्ट 20 साल का देखते हैं, एकदम सिंपल। साल 2004 से साल 2024, तो सिर्फ 20 सालों में ही बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स है एक, वो 1000 के बेस वैल्यू से लॉन्च हुआ था और आज उसका वैल्यू पता है कितना है? 54,000 बीएसई स्मॉल कैप, यानी ये इंडेक्स 54 टाइम्स बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वही इंसान जो 10 लाख कमाया था वो भारत के छोटी कंपनीज में डाल के भूल जाता और आज, ठीक आज अभी जब आप वीडियो देख रहे हो, अभी अपना डीमैट अकाउंट चेक करता तो 5 करोड़ 40 लाख रुपए में बदल गया होता। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे लगता है जो इसके बारे में नहीं जानता वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। लोग बैंक्स में फंसे रहते हैं और उनको ये नहीं पता कि देश के इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने का बेनिफिट क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि बैंक्स खराब है, देखो बैंक्स का भी पर्पस होता है। हम जितना भी कमाते हैं उसका अच्छा खासा हिस्सा सेफ एसेट्स यानी बैंक एफडी वगैरह में होना चाहिए, लेकिन कुछ पैसे इनमें भी लगना चाहिए और वो भी सारे रिस्क को जानते हुए। और हिस्टोरिकल डेटा यानी पास्ट डेटा का एनालिसिस ये कहता है कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगाने का रिस्क है वो ज्यादातर शॉर्ट टर्म होता है, यानी आज किसी ने पैसे लगाया तो हो सकता है कि 1 साल बाद वो पैसा उतना ना बढ़े या फिर घट जाए में भी, या फिर 10 लाख का 9 लाख हो जाए में भी। लेकिन असल में जिनका हार्ट एकदम मॉन्क की तरह है, जो अपने आप को ऐसे पीरियड में कंट्रोल करके रह सकते हैं, वही बड़ा वेल्थ बनाते हैं। और देखो मैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का नाम इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ और ना ही डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक है, क्योंकि ये जनरल प्योर अवेयरनेस वीडियो है जो कि सबको होना चाहिए। बात यह है कि जिसको ये जानकारी होती है वो बताते नहीं कि सामने वाले का भी वेल्थ बन जाएगा, लेकिन ये बहुत छोटी सोच है। बात यह है कि अगर हर कोई ही इन्वेस्ट करने लगे तो इकोनॉमी और ऊपर जाएगी, सबको और फायदा होगा। अब एक बहुत ही डीप सी बात मैं बोलने जा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। आपको क्या लगता है, आप कहीं भी पैसा लगाओ, अगर वो आपको 7% इंटरेस्ट दे रहा है और एक दूसरी जगह जहाँ पे आपको 9% इंटरेस्ट मिल रहा है, दोनों में उतना अंतर नहीं होगा, राइट? क्योंकि 2% का ही तो अंतर है ना? लेकिन जब कंपाउंडिंग की बात आती है ना, तो एक्चुअल में बहुत फर्क होता है। तो देखो अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसी ने 10 लाख रुपए लगाया और 1 साल के लिए लगाया, तो 1 साल बाद 70,000 रुपए बढ़ चुके होंगे पूरे 1 साल में 7%, जो कि बैंक देता है। अब इसको बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते हम जाते हैं 25 साल बाद। तो 25 साल में आप देख सकते हो इन्वेस्टेड अमाउंट 10 लाख है, उसके ऊपर का ब्याज मिला हुआ है 44 लाख 25 सालों में। तो अब जो फंड वैल्यू है वो है 54 लाख, राइट? ये था 7% का हिसाब। अब इंडियन स्टॉक मार्केट ओवरऑल लॉन्ग टर्म में 10% का रिटर्न तो दे ही देता है एवरेजली, ये जितने इन्वेस्टर्स हैं उन सबको पता है। तो अब हम 10 लाख पे कैलकुलेट करते हैं, तो 10% के हिसाब से 1 साल में 1 लाख बढ़ा। तो अब हम जाते हैं 25 साल बाद और देखते हैं कितना फर्क पड़ता है 7% वाले के मुकाबले। तो यहाँ पर देखो 25 साल बाद यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट 98 लाख है, यानी ओवरऑल फंड 1 करोड़ का हो चुका है, जो कि पिछले से ऑलमोस्ट डबल है। तो यहाँ पर परसेंटेज की बात करें तो 7 और 10 के बीच में सिर्फ 3 का फर्क है ना, लेकिन अमाउंट के बीच में डबल है। तो ऐसा नहीं है कि 7% कोई बैंक दे रहा है और 14% आपको कहीं मिल रहा है तभी अमाउंट डबल होगा, ये नहीं काम करता है।
पैसे 1% बहुत ह्यूज डिफरेंस ला सकता है। अब आपको ये समझाने के लिए सिर्फ 2% और बढ़ाता हूँ, तो 10 लाख पे 12% को देखते हैं, तो एक साल में 1,20,000 बढ़ा। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट 25 साल बाद, तो देखो यहाँ पर कॉर्पस बन गया 1.7 करोड़, ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ के आसपास, और बढ़ाया कितना 2%। अब एक गहरी चीज को समझो, बैंक दे रहा था 7%, राइट? और अगर मान लो कि स्मॉल कंपनीज में किसी को 7 का डबल 14% का मिला रिटर्न, तो परसेंटेज को देखे तो 14 क्या होता है? 14 होता है 7 का डबल, राइट? लेकिन पैसे को अगर आप देखोगे तो देखो एक साल में इतना बढ़ा। अब चलते हैं 25 साल बाद, और अब आप देखो 2,65,00,000 रुपए। तो 7 और 14 में इतना अंतर है। 7% में कितना अमाउंट था वो देखो, और 14% में कितना अमाउंट बना ये देखो। यानी परसेंटेज जो है वो डबल हो गया, 7 का 14 हो गया। लेकिन मनी सिर्फ डबल नहीं हुआ, बल्कि वो ह्यूज हो गया। दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और इसलिए आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और आम लोग इसको समझ ही नहीं पाते कि 1% का वैल्यू कितना होता है, और हम लोग तो बस 10, 12, 14 देख रहे हैं। असल में पास्ट की बात करूं तो कई लोगों ने 10 साल में या लॉन्ग टर्म में 15%, 19% तक का रिटर्न कमाया है। तो उनका कॉर्पस इतना हो जाता है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। कंपाउंडिंग सही में मैजिक है। अगर किसी को कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता तो वो लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक चीज को मिस कर रहा है। और अब यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात आती है कि आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को ये कहते हुए सुना होगा कि इस स्टॉक को खरीद लो, उस स्टॉक को बेच लो। तो पहली बात, किसी के भी सिंगल स्टॉक रिकमेंडेशन को कभी मत मानना जब तक आप अपना एनालिसिस ना करो तो। और एक आम इंसान की बात करें तो किसको उतना टाइम है जो जाके पता करे कि ये स्टॉक अच्छा है या ये स्टॉक अच्छा है? ज्यादातर लोगों की बात हो रही है। हाँ, है वो 2% लोग जो कि स्टॉक में अल्ट्रा ह्यूज वेल्थ बना लेते हैं, जिनको की 50% का CAGR मिल जाता है। जैसे कि टाइटन स्टॉक लास्ट 20 साल में 40% का CAGR दिया है। यानी आज से 20 साल पहले किसी ने इस स्टॉक में पैसा लगाया होता 10 लाख रुपए, तो आज 33 करोड़ रुपए बन गए होते। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। लेकिन ध्यान दो इस बात पे, क्या अभी के वैल्यू के हिसाब से वो और ग्रो करेगा? यहीं पे लोग गलती करते हैं कि हाँ, इसने इतना रिटर्न दिया है तो इसी में लगा लेते हैं क्योंकि ये तो आगे भी बढ़ेगा, राइट? लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। जो लोग सोचते हैं एट लार्ज, उसका उल्टा ही होता है ज्यादातर समय। और कई लोग यही गलती करते हैं कि अभी कोई स्टॉक मान लो 10 रुपए का है, तो उसमें एक ही इंसान ने 10 लाख रुपए लगा दिया ये सोच के कि हाँ, ये तो 5 साल में 1 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा करने में ज्यादातर लोग 99% लोग फेल हो जाते हैं। तो इतना जब माथा पेची है कि स्टॉक कौन चुने, राइट? तो यहीं पर पिक्चर में आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड से तो आपको कुछ याद आ ही रहा होगा, इतने सारे क्रिकेटर्स के एड्स जो कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है। तो अब आपको पता चला वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि रियलिस्टिकली स्पीकिंग म्यूचुअल फंड्स आपको गुड रिटर्न दे देते हैं। ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न, ना ही बैंक की तरह स्नेल की तरह रिटर्न, बल्कि ठीक ठाक रिटर्न। और म्यूचुअल फंड्स के भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। इतने कैटेगरी का आपको देख के लगेगा साला किसमें लगाऊं पैसा, इतना सारा कैटेगरी है। लेकिन ओवरऑल मोटा मोटी बात करें तो 3 कैटेगरी होते हैं। पहला, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी ये म्यूचुअल फंड्स उन कंपनीज में पैसा लगाते हैं जो कि ऑलरेडी लार्ज है, जिनके बड़े बड़े ऑफिस है, जैसे कि मैंने कहा एयरटेल, रिलायंस, ये सब, यानी बिग बॉयज में पैसा लगाते हैं। तो इसमें रिटर्न ठीक ठाक मिल जाता है और इसका वॉलेटिलिटी कम होता है। क्या है कि जो बड़े कंपनीज हैं उसका रिटर्न थोड़ा स्टेबल होता है, और बाई चांस मार्केट क्रैश जैसा सिचुएशन आ जाए तो ये ज्यादा नहीं गिरते, बट रिटर्न्स भी उतना ज्यादा नहीं देते। सेकंड में आते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, यानी ये मीडियम साइज्ड कंपनी में लगाते हैं जो कि अभी लार्ज नहीं है लेकिन उसमें बढ़ने का स्कोप है। तो ये म्यूचुअल फंड्स थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे देते हैं। और तीसरा नंबर पे आता है स्मॉल कैप कंपनीज। आपको याद है मैंने उस बच्चे का एग्जांपल दिया था आपको कि 5 साल के बच्चे का ज्यादा हाइट बढ़ेगा या 30 साल के इंसान का? तो वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होता है। आपको मैं फिर से बता दूं कि इंडिया में स्मॉल कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है इकोनॉमी को बूस्ट करने में, और इन कंपनीज का जो ग्रोथ पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो फिर से एकदम रियलिस्टिकली बात करें तो ये सबसे ज्यादा वेल्थ बिल्ड करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिस्क यही है कि आज अगर कोई पैसा लगाया तो हो सकता है कि 1, 2, 3 साल में पैसा घट जाए, मे भी उतना ही का उतना ही रहे। लेकिन 10 साल 20 साल में ये इतना वेल्थ दे के गया है पास्ट में जिसका कोई हिसाब नहीं। लेकिन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं या फिर ओवरऑल स्मॉल कैप कंपनीज की भी बात करें तो ये बाजीगरों के लिए होता है, यानी जिनका हार्ट बहुत ही स्ट्रांग है। क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं कि हर चीज को आपको रियलिस्टिकली देखना है, ये नहीं कि ये एकदम
सोने का खजाना आपको मिल गया, क्योंकि इसमें समय लगता है। अगर आप समय दोगे तो ये आपको छप्पर फाड़ के पैसे देगा। ऐसा नहीं कि लोग जो दिखाते हैं ना कि ट्रेडिंग कर लो स्टॉक मार्केट में, एक दिन में लाखों रुपए आ रहे हैं। अरे भाई मैं बता रहा हूँ वो सब में कभी मत पड़ना। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब रील्स, ये सब इतने सारे ट्रेडिंग के वीडियो से भरे हुए हैं कि आपको लगेगा कि इससे कितना अमीर बना जा सकता है। ट्रेडिंग मतलब आप आज ही सुबह स्टॉक खरीदें और शाम को ही स्टॉक को बेच दिए। सिंपल भाषा में बताऊं तो इसी को ट्रेडिंग कहा जाता है। और बाकी एक फ्यूचर एंड ऑप्शंस की अलग दुनिया है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन यकीन मानो सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से 90% से ज्यादा लोग लॉस करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में ये गेम खेलते हैं। शॉर्ट टर्म में ये लोग लॉस करते जाते हैं और असल में पैसा वो बना के ले जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में पैसा लगाते हैं। कई सालों के लिए जो लोग लगाते हैं वो लोग पैसा बना के निकल जाते हैं। तो एक तरह से मैं कहूं तो मेरा ये ओपिनियन है, देखो ये मेरी लाइंस है, कि बैंक्स आपको बस सेफ्टी के नाम पे कम रिटर्न दे के चली जाती है और आप उल्लू बन जाते हो। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी जानने की जरूरत है कि सारा कमाया हुआ पैसा मार्केट में नहीं लगाना चाहिए। देखो मैं अपनी बात करूं तो मैं एकदम सिंपल रूल फॉलो किया हूं और वो है आधा आधा, यानी हाफ हाफ। अब ये हाफ हाफ क्या है? देखो क्योंकि यंग हूं मैं, क्योंकि अभी मैं रिटायरमेंट से बहुत दूर हूं, तो मेरा खुद का आधा वेल्थ सेफ एसेट्स में है, यानी बैंक एफडीज वगैरह। लेकिन आधा स्टॉक मार्केट में भी है, यानी बैंक्स का भी पर्पस है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है। इंसान के पास सेफ पैसा भी होना चाहिए जो कि एकदम पीस ऑफ माइंड दे कि हाँ वो पैसा कहीं नहीं जा रहा, रहेगा अकाउंट में मस्त। लेकिन कुछ पैसा ऐसे वेल्थ जनरेटर्स में भी होना चाहिए। और म्यूचुअल फंड्स की बात को कंटिन्यू करें तो देखो म्यूचुअल फंड्स जो होते हैं वो उस सर्विस को कहा जाता है जहां पर एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर रहता है और उसके पास सालों का एक्सपीरियंस होता है और वो बहुत सारे स्टॉक्स के बास्केट को खरीदता है। यानी ऐसा नहीं कि वो सारे पैसे को एक ही स्टॉक में लगा दिया, वो अपने रिसर्च के हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगाता है और वही चीज एक फंड के रूप में रहती है। यानी किसी को अगर माथा पीछी नहीं करना है, बिना मतलब के एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, किसी एक्सपर्ट के हाथों में अपना पैसा देना है और पैसे को ग्रो करना है, तो वो जाके म्यूचुअल फंड ले सकता है। एकदम सिंपल है ये म्यूचुअल फंड्स। किसी भी फैमिली में अगर फाइनेंशियल नॉलेज है तो समझ लो कि परिवार का आधा से ज्यादा काम हो गया। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई लोग हैं जिनको अवेयरनेस ही नहीं है, यानी जो दिमाग है, ये खोपड़ी है, इसके कोने कोने में नहीं है कि कंपाउंडिंग कितना बड़ा मैजिक है। और इस बात को जानना कि 7% कोई एसेट हमें दे रहा है रिटर्न और दूसरी तरफ 14% कोई दे रहा है, तो अगर एंड कॉर्पस 7% वाले का 50 लाख रुपए होगा तो ऐसा नहीं कि 14% वाले का डबल होगा, यानी 1 करोड़ होगा 20 साल में। वैसा नहीं है, बल्कि बहुत फर्क है। ये 14% वाला मल्टीपल करोड़ में चल जाएगा और 7% वाला कहीं नहीं जाएगा। 1% का वैल्यू है। तो अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो मान लो आप कि आपको बहुत बड़ा नॉलेज मिल गया जो कि आपको लाइफ टाइम हेल्प करेगा। ये आप लिख के रख लो और आज नहीं तो कल आपको इस नॉलेज की वैल्यू पता चलेगी ही चलेगी। तो इस फाइनेंस सीरीज के भी बहुत सारे पार्ट्स आएंगे। अभी तो बस नॉलेज का कुछ बूंद छिड़का हूं आपके ऊपर। अभी बहुत सी बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो कि हमारे जो नॉलेज का सीरीज होता है जिसमें आपको अलग अलग तरह के नॉलेज मिलते हैं, वो तो है ही ऑफ कोर्स, लेकिन साथ साथ कभी कभी फाइनेंस वीडियोस भी आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक जरूर करना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक किया हुआ है तब तो ठीक है, डन। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके फोन में सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।